तो पीसी बिल्डिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली डिटेल है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो पूरे बिल्ड का मज़ा किरकिरा कर सकती है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपका ग्राफिक्स कार्ड और आपका केस, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने भी हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए इस बारे में। वो कौन सा एक पल है जब सारा का सारा उत्साह, सारी मेहनत एक झटके में खत्म हो सकती है। शायद कई बिल्डर्स ने इस पल को महसूस किया होगा। और जवाब है ये, हाँ, यही है वो मोमेंट जब वो एकदम नया चमचमाता हुआ पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड केस के अंदर जाने से साफ मना कर दे। सारा एक्साइटमेंट, सारी मेहनत, सब एक पल में निराशा में बदल जाती है। तो आज हम इसी समस्या का पक्का समाधान समझेंगे। सच में ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है, और ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, खासकर तब जब आपने सारे पार्ट्स बड़ी उम्मीदों और रिसर्च के बाद चुने हों। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम आती ही क्यों है? देखिए, सारे ग्राफिक्स कार्ड एक जैसे नहीं बने होते हैं। एक छोटा सा कॉम्पैक्ट जीपीयू हो सकता है सिर्फ 170 मिलीमीटर का। वहीं दूसरी तरफ एक हाई एंड मॉन्स्टर वो 340 मिलीमीटर या उससे भी लंबा हो सकता है। ये कितना बड़ा फर्क है ना? और बात सिर्फ लंबाई की नहीं है, इनकी चौड़ाई और ऊंचाई भी अलग अलग हो सकती है, जिस पर हम आगे आएंगे। तो इस बुरे सपने से बचने का रास्ता क्या है? देखिए, इसका जवाब छिपा है स्पेसिफिकेशंस में, यानी स्पेक्स में। बस 2 जादुई नंबर्स पर ध्यान देना है और बस सारी टेंशन खत्म। ये रहे वो 2 सबसे जरूरी नंबर्स। एक तरफ है ग्राफिक्स कार्ड की अपनी लंबाई और दूसरी तरफ है केस के अंदर जीपीयू के लिए कितनी जगह है, जिसे कहते हैं मैक्स जीपीयू क्लियरेंस। ये बिल्कुल एक मैचिंग गेम जैसा है। तो ये जीपीयू लेंथ आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में ये कार्ड की पूरी फिजिकल लंबाई है, मतलब उसके आईओ ब्रैकेट से, हाँ, वो पीछे वाला मेटल का हिस्सा जहां डिस्प्ले केबल लगती है, वहां से लेकर कूलर के एकदम आखिरी कोने तक। और इसका जोड़ीदार नंबर है केस जीपीयू क्लियरेंस। ये आपके केस का ऑफिशियल ऐलान है कि भाई मेरे अंदर इतनी ही जगह है। और हाँ, एक मजेदार बात, कुछ केसेस में ड्राइव के जैसी चीजें हटाकर ये जगह थोड़ी बढ़ भी जाती है, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। यह पक्का करने का एक बिल्कुल आसान, फुल प्रूफ तरीका है कि कार्ड फिट होगा या नहीं। यहां अंदाजा लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये देखिए, ये है हमारा 3 स्टेप कंपैटिबिलिटी चेक। बहुत आसान है। स्टेप 1, जीपीयू की ऑफिशियल लंबाई ढूंढिए। स्टेप 2, केस की मैक्स जीपीयू क्लियरेंस पता कीजिए। और स्टेप 3, दोनों की तुलना कीजिए। और रूल क्या है? केस का नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए, बस। तो पहला नंबर यानी जीपीयू की लंबाई कहाँ मिलेगी? बस उस जीपीयू के ऑफिशियल प्रोडक्ट पेज पर जाइए, वहां डायमेंशंस या कार्ड साइज जैसा कुछ लिखा होगा, जैसे इस एग्जांपल में है 323 मिलीमीटर्स। और दूसरा नंबर वो मिलेगा केस के स्पेक्स पेज पर, वहां मैक्स जीपीयू लेंथ या कभी-कभी वीजीए क्लियरेंस जैसा कुछ लिखा होगा, जैसा यहां लिखा है। इस केस की क्लियरेंस है 310 मिलीमीटर। और अब आता है सच्चाई का पल। 323 मिलीमीटर का कार्ड और 310 मिलीमीटर की जगह, क्या ये फिट होगा? बिल्कुल नहीं। देखा, बस इतनी सी जांच ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने से बचा लिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लंबाई सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, पर यह अकेली नहीं है। कभी कभी दूसरी चीजें भी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। तो लंबाई के अलावा और क्या देखना है? पहली चीज, जीपीयू की हाइट। कहीं ऐसा ना हो कि वो केस के साइड पैनल से टकरा जाए। दूसरी चीज, जीपीयू की चौड़ाई, मतलब वो कितना मोटा है, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट। और हाँ, सबसे जरूरी, केस के फैंस और रेडिएटर। अगर केस के सामने आपने लिक्विड कूलर का रेडिएटर लगाया है तो वो अंदर की जगह खा जाएगा। मतलब जो 340 mm की जगह थी, वो रेडिएटर के बाद शायद 310 mm ही बचे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक बहुत ही सिंपल, एक सुनहरा नियम है जो हमेशा याद रखना चाहिए। और वो नियम है, 2 बार नापो, 1 बार खरीदो। ये कहावत पीसी बिल्डिंग के लिए ही बनी है। बस कुछ मिनट खरीदने से पहले, बस कुछ मिनट स्पेक्स चेक कर लीजिए। ये आपका टाइम, पैसा और बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन बचाएगा। तो अब जब आप फिट की इस कला में माहिर हो चुके हैं, तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई भी गलत कंपोनेंट आपके सपनों के पीसी के आड़े नहीं आएगा। तो अब सवाल यह है, आप अगला क्या बनाने वाले हैं? तो क्या अपना पहला पीसी बनाने का प्लान है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये सफर ना सच में मजेदार है।
पर हाँ, थोड़ा डरावना भी हो सकता है, खासकर जब बात आती है पार्ट्स चुनने की। और पता है, हर नए पीसी बिल्डर के दिमाग में एक ही सवाल, एक ही डर घूमता रहता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ किसी एक के साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। वो सवाल ये है कि क्या ये सारे महंगे महंगे पार्ट्स जो इतनी मेहनत से चुने हैं, वो असल में एक दूसरे के साथ फिट भी होंगे? क्या सब कुछ ठीक से बैठ जाएगा? और ये एक बहुत ही असली चिंता है, मजाक नहीं। लेकिन अच्छी बात क्या है जानते हैं? इस पूरी मुश्किल का एक बहुत ही सीधा साधा सा हल है। और वो हल छिपा है बस एक छोटे से कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं फॉर्म फैक्टर। जी हाँ, बस इसे समझ लिया ना, तो समझिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस कंपैटिबिलिटी की पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, एक बात समझनी होगी, मदरबोर्ड जो है ना, वो पूरे पीसी की नींव है, उसका फाउंडेशन। सब कुछ, सच में सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो ये फॉर्म फैक्टर आखिर है क्या चीज? बहुत आसान भाषा में समझते हैं। ये ना एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। मतलब कुछ तय किए हुए नियम हैं जो ये बताते हैं कि मदरबोर्ड का साइज क्या होगा, उसके पेंच कसने की जगह कहाँ होगी, उसके पोर्ट्स कहाँ लगेंगे। और इसी स्टैंडर्ड की वजह से ही तो अलग अलग कंपनियों के पार्ट्स एक साथ मिलकर काम कर पाते हैं। इसको ना ऐसे सोचिए कि मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट है, या कह लें कि घर की नींव है। बाकी सब कुछ, प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, सब कुछ इसी नींव पर टिकना है। अब सोचिए, अगर नींव का साइज ही गड़बड़ हो गया तो क्या घर बन पाएगा? कुछ भी फिट नहीं होगा, है ना? ठीक है, तो अब बात करते हैं उन मेन स्टैंडर्ड्स की जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलते हैं। वैसे तो कई हैं, पर असल में 3 ही हैं जो सबसे कॉमन है और जिनसे ज्यादातर लोगों का पाला पड़ता है। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर है ATX। ये समझ लीजिए कि ये स्टैंडर्ड साइज है। अगर कोई एक नॉर्मल गेमिंग पीसी या एक वर्कस्टेशन बना रहा है तो 90% चांस है कि वो ATX बोर्ड ही चुनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फीचर्स और अपग्रेड करने के ऑप्शंस मिलते हैं। इसके बाद आता है माइक्रो ATX। अब नाम से ही साफ है, ये ATX का ही थोड़ा कॉम्पैक्ट, थोड़ा छोटा वर्जन है। ये साइज और फीचर्स के बीच एक बड़ा ही जबरदस्त बैलेंस बनाता है। अगर जगह की थोड़ी कमी है या बजट थोड़ा टाइट है ना, तो ये एक बहुत ही शानदार ऑप्शन हो सकता है। और फिर आता है सबसे छोटा वाला, मिनी ITX। ये एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है। ये उन बिल्ड्स के लिए एकदम परफेक्ट है जहां जगह ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जैसे कि एक छोटा सा होम थिएटर पीसी जो टीवी के नीचे आराम से आ जाए, या फिर एक पोर्टेबल गेमिंग मशीन जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? साइज का सीधा कनेक्शन है फीचर्स से। सीधा सा हिसाब है, जितना बड़ा बोर्ड उतने ज्यादा फीचर्स। चलिए अब इनके फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ओके, अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। यहां नंबर्स सब कुछ साफ साफ बता रहे हैं। ATX जो सबसे बड़ा है, उसमें मिलते हैं पूरे 7 एक्सपेंशन स्लॉट्स। माइक्रो ATX में 4 और सबसे छोटे मिनी ITX में सिर्फ 1। और सच कहूं तो ये एक्सपेंशन स्लॉट्स ही असली गेम चेंजर हैं। यहीं तो ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड और दूसरे कंपोनेंट्स लगते हैं। ATX के ये 7 स्लॉट्स, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है आज़ादी। अपने सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ करने की पूरी आज़ादी। एक से ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं, एक डेडिकेटेड साउंड कार्ड जोड़ सकते हैं, एक कैप्चर कार्ड लगा सकते हैं। मतलब संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। और फिर दूसरी तरफ है मिनी ITX, जिसमें है सिर्फ और सिर्फ एक स्लॉट। और 99% मामलों में वो एक स्लॉट ग्राफिक्स कार्ड ले लेता है। इसका मतलब है कि बस और कुछ नहीं जोड़ सकते। जो भी मदरबोर्ड के इनबिल्ट फीचर्स हैं, उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये छोटे साइज के लिए एक बहुत बड़ा समझौता है। तो अब चुनाव काफी हद तक साफ हो जाता है। अगर ज्यादा से ज्यादा विस्तार की क्षमता और अपग्रेड के ऑप्शंस चाहिए तो ATX ही सही रास्ता है। लेकिन अगर मकसद एक छोटा पोर्टेबल सिस्टम बनाना है तो मिनी ITX से बेहतर कुछ नहीं। अच्छा, एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या इनसे भी बड़े साइज होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल होते हैं, जैसे EATX। पर वो एक्सट्रीम लेवल के बिल्ड्स या सर्वर्स के लिए होते हैं। हम जैसे ज्यादातर बिल्डर्स के लिए चुनाव इन्हीं तीनों के बीच ही होता है, ATX, माइक्रो ATX और मिनी ITX। ओके, तो मान लेते हैं कि मदरबोर्ड का साइज फाइनल हो गया। अब अगला कदम क्या होगा? जाहिर सी बात है, उसके लिए एक घर ढूंढना, यानी कि एक परफेक्ट पीसी केस। इसका प्रोसेस ना बहुत ही सीधा है। पहले मदरबोर्ड, फिर केस। हर केस की डिटेल्स में साफ साफ लिखा होता है कि वो कौन कौन से फॉर्म फैक्टर्स को सपोर्ट करता है। और हाँ, यहाँ एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखना है। एक छोटे बोर्ड को बड़े केस में लगाया जा सकता है, लेकिन एक बड़े बोर्ड को छोटे केस में फिट करना नामुमकिन।
यानी दूसरे शब्दों में कहें तो अगर किसी केस पे लिखा है ATX कंपैटिबल, तो इसका मतलब है कि उसमें माइक्रो ATX और मिनी ITX बोर्ड्स भी आराम से फिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पेंच लगाने की जगह उसी स्टैंडर्ड पैटर्न पर होती है, बस बोर्ड का साइज छोटा होता है। और यही चीज पीसी बिल्डिंग को बहुत आसान बना देती है। तो ये थी मदरबोर्ड साइज की पूरी कहानी। ये स्टैंडर्ड्स ना दशकों से चले आ रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि भविष्य में क्या होगा? तो आज की बातचीत से मुख्य बातें क्या रहीं, आइए जल्दी से देख लेते हैं। पहली बात, फॉर्म फैक्टर साइज और फीचर्स तय करता है। दूसरी, ATX का मतलब है ज्यादा से ज्यादा फीचर्स। तीसरी, मिनी ITX का मतलब है छोटे से छोटा साइज। और आखिरी बात, मदरबोर्ड का चुनाव ही केस का चुनाव तय करेगा। है ना सिंपल? और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी छोटी होती जा रही है, कंपोनेंट्स और ज्यादा पावरफुल और एक दूसरे में इंटीग्रेटेड होते जा रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या आज से 20 साल बाद भी हमें ऐसे ही बड़े बड़े मदरबोर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर पीसी बिल्डिंग का भविष्य कुछ ऐसा होगा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? इस पर जरूर सोचिएगा। कभी सोचा है कि गेम खेलते समय फोन गर्म क्यों हो जाता है, या फिर काम करते करते लैपटॉप का पंखा अचानक से तेज आवाज क्यों करने लगता है? इन सब सवालों के पीछे ना एक अनदेखा हीरो काम कर रहा होता है, जिसे कहते हैं थर्मल मैनेजमेंट। ये वो साइंस है जो हमारे गैजेट्स को पिघलने से बचाती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये गर्मी की असल समस्या है क्या। फिर देखेंगे कि इसके शांत और सरल उपाय क्या हैं। उसके बाद बात होगी कि इसमें हवा की ताकत कैसे जोड़ी जाती है। फिर हम लिक्विड कूलिंग की क्रांति को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि सही समाधान चुनना एक बड़ा समझौता क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं और पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं उस दुश्मन को जिसका सामना हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करता है, और वो है हीट यानी गर्मी। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब वाकिफ हैं, है कि नहीं? फोन हाथ में गर्म लगने लगता है या लैपटॉप का पंखा जोर जोर से घूमने लगता है। बस यही जो हमारा रोज का अनुभव है ना, वही हमारी आज की कहानी का शुरुआती पॉइंट है। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो गर्मी है ना, ये कोई खराबी या फॉल्ट नहीं है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करने का एक बिल्कुल नेचुरल नतीजा है। मतलब जब भी बिजली किसी पुर्जे से गुजरती है तो वो अपने पीछे थोड़ी गर्मी छोड़ ही जाती है। और बस इसीलिए कूलिंग इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर गर्मी को कंट्रोल न किया जाए तो डिवाइस खुद को बचाने के लिए अपनी रफ्तार धीमी कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मैराथन दौड़ने वाला एथलीट जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो अपनी स्पीड कम कर लेता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं थर्मल थ्रॉटलिंग। अच्छा, तो इस गर्मी से निपटा कैसे जाए? चलिए सबसे बेसिक और सबसे शांत तरीके से शुरू करते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारी कूलिंग टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। इसे हमारे डिवाइस का इंजन समझिए। CPU यानी प्रोसेसर, ये हमारे डिवाइस का दिमाग है। और जब भी ये दिमाग सोचता है, मतलब कोई भी काम करता है, तो ये बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है। और यहीं पे एंट्री होती है हीट सिंक की। ये बस धातु का एक खास डिजाइन वाला टुकड़ा है जो सीधे CPU की गर्मी को सोख लेता है। अब इसका जो ये पंखों जैसा फिन्स वाला डिजाइन है ना, उसका एक ही मकसद है, सतह का एरिया बढ़ाना। जितनी ज्यादा सतह होगी उतनी ही तेजी से गर्मी हवा में फैल जाएगी। बहुत ही सरल लेकिन कमाल का असरदार तरीका है ये। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ ये धातु का टुकड़ा काफी ना पड़े, जब गर्मी बहुत ज्यादा हो? यहीं पर हम कूलिंग के अगले लेवल पर पहुंचते हैं, जहां हम चीजों को पैसिव से एक्टिव बनाते हैं। अब यहाँ इन दोनों तरीकों के बीच का फर्क साफ देखा जा सकता है। जब हीट सिंक अकेले गर्मी नहीं निकाल पाता तो हम उसमें एक पंखा जोड़ देते हैं। ये पंखा गर्मी को बहुत तेजी से हटाता है, लेकिन हाँ, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, थोड़ी ज्यादा आवाज और थोड़ी ज्यादा लागत। जब हमें हर हाल में बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए और हवा वाले तरीके भी कम पड़ जाएं, तब हम एक बिल्कुल ही अलग चीज का सहारा लेते हैं, और वो है लिक्विड। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लिक्विड कूलिंग फिजिक्स के एक बहुत ही सरल सिद्धांत पर काम करती है। गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हवा से कहीं ज्यादा असरदार मीडियम का इस्तेमाल करना, यानी लिक्विड। अब ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन असल में ये पूरा सिस्टम बस इन 4 आसान स्टेप्स में काम करता है।
एक वाटर ब्लॉक गर्मी खींचता है, पंप उसे रेडिएटर तक ले जाता है, पंखे रेडिएटर को ठंडा करते हैं और फिर ठंडा लिक्विड वापस सीपीयू पर आ जाता है। और ये साइकिल बस ऐसे ही लगातार चलता रहता है। तो ठीक है, अब हमारे पास पैसिव, एक्टिव एयर और लिक्विड कूलिंग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, इनमें से सही समाधान चुना कैसे जाए? देखिए, असलियत में कोई एक सबसे अच्छा कूलर नहीं होता। ये सब कुछ एक बैलेंस बनाने के बारे में है। हमें कितनी परफॉर्मेंस चाहिए, हमारा बजट क्या है और हम कितनी आवाज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। जाहिर है, जो एक हाई एंड गेमर के लिए बेस्ट है, वो शायद एक स्टूडेंट के लैपटॉप के लिए सही नहीं होगा। ये टेबल समझिए पूरी कहानी का सार है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पैसिव कूलिंग खामोश और सस्ती तो है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में सबसे नीचे है। वहीं दूसरी तरफ लिक्विड कूलिंग सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस देती है, पर यह सबसे महंगी भी है। और बीच में आती है एक्टिव एयर कूलिंग, जो परफॉर्मेंस और कीमत के बीच एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाती। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि कूलिंग सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, बल्कि इनोवेशन का एक पूरा मैदान है। यही वो गुमनाम हीरो है जो हमारी तकनीक को हर रोज़ तेज़ और बेहतर ढंग से काम करने लायक बनाता है। तो अगली बार जब कोई अपना फ़ोन या लैपटॉप इस्तेमाल करे, तो एक पल के लिए उस अनदेखे हीरो के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो अंदर चुपचाप अपना काम कर रहा है। और ये सवाल भी खुद से पूछिएगा कि जैसे जैसे हमारी तकनीक और भी छोटी और भी ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी, गर्मी की ये लड़ाई आगे और भी दिलचस्प होने वाली है।